ध्यान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से बने हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जा सकता है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। कुछ काम से अपनी जगह से दूर थे, इसलिए पासवर्ड लेट हो गया, ठीक है। और डोंट डिस्टर्ब मोड में लगा था तो मैसेज भी नहीं पहुंचा। चलिए सभी स्टार्ट करेंगे। ओपन करेंगे अपना पीडीएफ। कल जहां से पढ़ रहे थे वहीं से आगे पढ़ेंगे। सभी के पास पीडीएफ आ गया है हार्ड कॉपी में? चलिए, अब जिनके पास नहीं है वो भी अपना हार्ड कॉपी में मैटर को ले ले। कल हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 3 तक हम लोग ने पढ़ा है। पेज नंबर 4 देख रहे हैं, फ्रायड का विचार। यहाँ से पढ़, कौन पढ़ेंगे जिनको भी लग रहा हो? हाँ, पढ़ जी जी पढ़। जिनकी जिनकी हिंदी सही है वो सब लोग एक एक दिन पढ़ लिया करिए, ठीक है, ताकि हेजिटेशन दूर हो जाता है पढ़ने से। चलिए स्टार्ट। फ्रायड का विचार। फ्रायड के मतानुसार मन के उपकरण के 3 घटक इदम, अहम, परम हैं। इन तीनों घटकों में होने वाले असंतुलन परिणामस्वरूप असामान्यतया का इनका कारण बचपन में दबी हुई आवश्यकताएं, इच्छाएं तथा व्यक्तिगत मूल्यमान सफलता ही ये सभी असामान्यतया के कारण हैं। फ्रायड की दृष्टि से करने की तथा स्वीकार करने का तथा उत्पादन क्षमता के संकेतक हैं। एरिक्सन का विचार। एक मिनट, इसको पहले फ्रायड के विचार को ही देख लेते हैं। फ्रायड क्या है? मनोवैज्ञानिक है जो कि वेस्टर्न कल्चर से, वेस्ट से है। तो ये पश्चिम जो पाश्चात्य जगत है वहां के वैज्ञानिक है। तो जो हमारा फ्रायड का विचार है ये क्या बोल रहे हैं कि मन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? इदम, अहम, परम। जो इदम, जहां जिसके पास हार्ड कॉपी पे सिलेबस जिनके पास है तो इदम को लिखेंगे इड, आईडी इड। इदम को लिखेंगे इड, आईडी इड, इड। अहम को लिखेंगे ईगो, ईजीओ, ईगो, इड, ईगो। परम को लिखेंगे सुपर ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो।
आईडी इड, अहम, आईडी इड है, सॉरी इदम, जो पहला इदम है वो आईडी इड, अहम ईगो है, और परम सुपर ईगो है। ठीक है, तो ये तीनों हैं क्या, ये तीनों हमारे अवस्थाएं अवस्थाएं हैं हमारे जीवन में, जब किस एज में हमारा कैसा स्वभाव या व्यवहार होता है। तो जो इदम है, इड है, आई, जिसे हम लोग आईडी इड, इद बोल रहे हैं या इड बोल रहे हैं, तो वो क्या है, जो एक छोटा बच्चा है, जन्म से लेकर के वो 3 साल तक की अवस्था में ऐड कर सकते हैं, 3 5 जो भी कर सकते हैं, 3 तो कॉमन रखेंगे। वहां बच्चा क्या है, आनंद के सिद्धांत पर जीता है। कभी आपने छोटे बच्चे को, हम सभी लोगों ने अपने घरों में देखा है कि एक छोटा बच्चा, उसको मिट्टी में भी बिठा दो, वहां पे भी वो पूरा खुश है, उसको गंदगी में भी बैठा रहेगा, वहां पे भी खुश है, वो खुद ही अपना यूरिन पास आउट करेगा, यदि कोई साफ ना करे तो उसी में खेल रहा है, स्टूल पास आउट करेगा तो उसी में खेल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा, उसे बस आनंद चाहिए, उसको कोई मैटर नहीं कर इसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने, गंदी जगह है साफ जगह है, इतना छोटे बच्चों को इन बातों से मतलब नहीं है। तो इड कहाँ काम करता है, किस एज में काम कर रहा है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वहां। उसके बाद आते हैं अहम, ईगो देखते हैं। ईगो काम करता है जो हमारा टीन एज वाला टाइम है। टीन एज का टाइम हो गया 13 to 19, 13 to 19 है टीन एज वाला। तो जो टीन एज का टाइम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने बच्चे आपके घर में होंगे, बाहर होंगे, कहीं पर भी देखेंगे, इस एज के बच्चे सबसे ज्यादा इगोटिज्म है। इगोटिज्म का मतलब वैसे नहीं, इस एज के बच्चों को लगता है हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, हमसे अधिक किसी को जानकारी नहीं है, हमसे अधिक कोई अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ आती है, इस एज में आती है, टीन एज में। इसीलिए टीन एज में क्या है, सबसे अधिक बच्चों की समस्याएं। और जो बच्चा टीन एज में जैसा डिसीजन ले लेता है, ठीक है, ये आप सब लोग, हम लोग अपने घरों को भी इस बात से समझ लें कि जो बच्चे 13 to 19 में जैसा उनका जीवन डिसाइड हो जाएगा, वो 100 साल की एज भी जी ले तो भी उनके जीवन में वही चीजें दिखाई दे। आप लोग जितने लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अभी बैठे हैं, यदि आप बैक थोड़ा सा रिकॉल करें, तो जो टीन एज में 19 तक आपका जो जीवन डिसाइड हुआ था, उसी के आधार पर आज भी जीवन चलता है, क्योंकि उसके बाद बदलाव के चांसेस बहुत कम बचते हैं। अब इसको देख लेते हैं, एक फिगर देखते हैं, हम लोग राउंड फिगर देखते हैं कि जब बच्चा भ्रूण में होता है, जब पेट में होता है बच्चा, उस टाइम जन्म से पहले वहां से लेकर के 5 साल तक बच्चे का विकास 100%, 100% विकास कहाँ हो जाता है, डेवलपमेंट, जब बच्चा गर्भ में होता है, वो में होता है, वहां से लेकर 5 साल 5। इसके बाद फिर डेवलपमेंट के कितने चांसेस बचते हैं, 6 to 8 ईयर में ये चांसेस बचते हैं करीब करीब 30 to 40%, यहाँ भी सुधार हो सकता है। फिर जो हमारा टाइम 9 to 12 का है, यहाँ पर सुधार के चांसेस बचते हैं 20%। फिर उसके बाद जो टीन एज है, जिसे 13 to 18 बोल रहे हैं, वहां पर सुधार के चांसेस 10%, 10, और उसके बाद सुधार के कोई चांसेस। उसके बाद आपका जीवन जैसा है, जिस व्यक्ति ने अपने टीन एज के अंदर जो गोल डिसाइड कर लिया है जीवन में बनने का, वो वही बनेगा। मतलब यदि उसका स्वभाव एक क्रिमिनल वाला है, या एक अच्छे व्यक्ति वाला है, या एक होता है ना कि सपोर्टिव नेचर, जैसा जिसका जो नेचर टीन एज में 19 तक आते आते डिसाइड हो गया है, क्रॉस के बाद अब वो ही प्रभाव उसके पूरे जीवन दिखाई देगा। इसलिए हमें कहाँ सुधार करना है, जिनके घर छोटे बच्चे हैं उनमें सुधार के चांसेस सबसे। फिर टीन एज वाले जो फेज है, बच्चों में मेंटल हेल्थ ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, पता है सभी को। मेंटल हेल्थ किसके लिए पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि समस्याएं कहाँ होती हैं, बच्चों में होती हैं।
सबसे अधिक पूरी दुनिया में या अपने जीवन में कौन सा समय सबसे ज्यादा क्रुशियल पीरियड है? टीनेज वाला। 13 to 18 में बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और सोसाइटी में भी एक फेस चेंज हो रहा होता है। वो पहले 8th क्लास तक होते हैं, अब सीधा 10th बोर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, वो उनके जीवन में एक चैलेंज होता है। इधर हम पेरेंट्स और टीचर क्या करते हैं, वो बच्चा जो कुछ कहना चाहता है उसको हम सप्रेस करते हैं, दबाते हैं या इग्नोर करते हैं। इसके कारण बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे एग्रेसिव मूड में आने लगता है। जो फ्रायड का कॉन्सेप्ट है, इसको अपने जीवन में, अपने घर में जरूर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा है, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कितना भी गलत करे, सबसे पहले वो किससे शेयर करता है आकर? अपनी मदर से। और मदर का यदि वहां पर रिएक्शन नेगेटिव हो गया, तो थोड़े दिन बाद बच्चा आपसे कुछ शेयर नहीं करता। अब वो किससे शेयर करेगा? वो उस व्यक्ति से शेयर करेगा अपनी बातें जो व्यक्ति चाहे उसके जीवन को बिगाड़ दे और चाहे बना, क्योंकि उसे लग रहा है सामने वाला अगर उसे ड्रिंक करने को दे दे, चोरी करने को भी कह दे, वो सब कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि उसे लग रहा है ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसी एज में बच्चों को बिगाड़ने का काम कर देते हैं दूसरे का। ठीक है, पेरेंट्स सुधारने का सोच रहे हैं तो वो सुनते ही नहीं है बच्चों की बात। वो सोचते हैं कि हमने बच्चों की बात सुनेंगे नहीं तो बच्चे सुधर जाएंगे। तो होना क्या चाहिए कि जब टीन एज में हमारा बच्चा आता है, उससे पहले अपना माइंड सेटअप करना है कि हमें एज अ फ्रेंड बच्चे को टैकल करना। बच्चा जो भी कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद उसको रिएक्शन नहीं देना है, उसकी बात को सुन के चुप हो जाएंगे। ये आपको एक थेरेपी दे रहे हैं अपने अपने बच्चों पर काम करने की। फिर क्या करना है, जब बच्चे को आप भोजन करा दें, किसी भी व्यक्ति को यदि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ये पूरी साइकोलॉजी है, पहले उसे सही भोजन करा दें, उसके बाद अपनी बात कहेंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा। और कहीं बच्चे हैं तो उनको भोजन भी करवा दीजिए, सही जो एक स्वास्थ्य वाला भोजन है, स्वास्थ्य कि बच्चे स्वस्थ भी रहे और स्वादिष्ट भी, वैसा भोजन कराइए। फिर उसके बाद उनकी पैम्परिंग करिए, सिर पर हाथ रखिए, आप ये करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके बच्चे जो आपसे बिल्कुल आपके हाथ से निकल गए हैं, वो भी बच्चे आपके कंट्रोल में। क्योंकि जैसे ही आप बच्चों को भोजन करा के उनके सिर पर हाथ रखते हैं, उनको अपने पास लिटाते हैं या बिठाते हैं, तो बच्चा अपने मन की एक एक बात आपसे शेयर कर लेगा। ये पूरा मनोविज्ञान है। बच्चा अपने मन की एक एक बात आपसे शेयर करेगा, और जैसे ही वो एक एक बात आपसे शेयर करे, तो उसको वहां पर ये नहीं कहना है कि आपने चोरी की है तो गलत है। क्या कहना है कि यदि आप मेहनत से इस काम को करते तो और अच्छा। अब करके देखो एक बार, अगर इस काम को मान लो किसी की चीटिंग करके आप पास हो रहे हो, तो बजाय इसकी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ पढ़ाई में, फिर देखो क्या रिजल्ट आएगा इसका, और आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब जिसमें हमें सुधार लाना है, उस व्यक्ति को डीमोटिवेट नहीं करना, उसको ऐसी बात बोलनी है जो उसके जीवन में चाहिए, ना कि ये बोलना है कि चोरी करना बुरा है, ड्रिंक करना बुरा है, उनकी दोस्ती छोड़ दो। ये बातें आप करेंगे तो बच्चा आपके हाथ से चला जाएगा। करना है कि उसको वो कहना है जो आप चाहते हैं, वो नहीं कहना है जो बच्चा कर रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को धीरे धीरे समझ में अपने आप। भोजन के बाद हमने बोला, जब आप पैम्परिंग करते हैं तो बच्चा अपनी बात कहने के लिए पूरा रेडी होता है, और उस टाइम पे यदि आपने कोई भी बात बहुत पॉजिटिव मैनर में बच्चे को शेयर की, तो बच्चा आपकी बात सुनने योग्य भी बनता है और आपकी बात को धीरे धीरे मानने के लिए भी तैयार होता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ पूरा टीन एज को पढ़ रहे हैं हम लोग, कि अपने बच्चों में जो टीन एज में है, हम हैं या हमारे बच्चे हैं, उनमें कैसे क्या सुधार करें। ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़े लोग हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ नहीं है। उनके लिए है जिनके घर में बच्चे हैं या वो खुद बच्चे हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने जो इधर ईगो है, ईगो कब डेवलप हो रहा है, जब हम टीन एज में जा रहे हैं। टीन एज वाला टाइम ईगोटिज्म वाला टाइम है। इसके बाद आते परम सुपर ईगो। क्या है कि जैसे बच्चा 18 19 को क्रॉस करके आ रहा होता है, या वही लास्ट मोमेंट में होता है, तो उसके अंदर
कुछ मॉरल वैल्यूज भी डेवलप कर जाते हैं। फिर वो क्या करेगा कि यदि आपने बच्चों को सही तरीके से ट्रीट किया है तो बच्चा कुछ भी गलत करने से पहले कई बार सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स का कहीं कोई प्रेस्टीज डाउन ना हो, कोई रिस्पेक्ट डाउन ना हो, तो ऐसा काम ना करे। तो कुछ भी गलत कदम उठाने से वो निर्णय लेगा बार बार कि हमें क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं। तो ये क्या है, ये वो 3 स्टेजेस है हमारे माइंड सेटअप की, जहां पर हम वर्किंग में होते हैं तो वो हमारे अंदर कौन कौन सी हैबिट्स सामने आती हैं। अब पढ़ेंगे ये, क्योंकि फ्रायड जो है, यदि मनोविज्ञान की दुनिया में फ्रायड को हटा दे तो कुछ बचता नहीं है पाश्चात्य जगत। ठीक है, इतने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। आज भी साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वहां पर फ्रायड की चीजें चलती हैं, फ्रायड के कॉन्सेप्ट को डील किया जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे एरिक्सन का विचार। एरिक्सन का विचार। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व क्रमशः धीरे धीरे विकसित होने की प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक कुछ प्रमुख विकास अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्तित्व के विशेष पहलू विकसित होते हैं, जैसे विश्वास, स्वनियंत्रण, उपक्रमशीलता, उत्पादन क्षमता, सुसंवादित्व इत्यादि। एरिक्सन कहीं कहीं अशुद्धि है पीडीएफ में, थोड़ा सा है कोई जी। बात नहीं। एरिक्सन के मत में इस विचार प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर मानसिक असामान्यता का उद्भव हो सकता है, या किसी एक पहलू का विकास ठीक से न हो पाए तो भी असामान्यता की स्थिति उसके होती बाद है। जो वर्ड लिखा है उसको कट कर दीजिए, अपने पीडीएफ से कट कर दीजिए। जी ठीक है, अब पढ़ेंगे। एरिक्सन के मत में इस विचार प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर मानसिक असामान्यता का उद्भव हो सकता है, या किसी एक पहलू का विकास ठीक से न हो पाए तो भी असामान्यता की स्थिति होती है। आगे पढ़ेंगे। आलपोर्ट के विचार। मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, वास्तविकता का एहसास, योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातें मानसिक सामान्यता की परिचायक है। मैस्लो का विचार। मैस्लो ने उन लोगों का अध्ययन किया जो जीवन में कोई उच्च ध्येय रखते थे और जिन्हें उन ध्येयों की परिपूर्ति के संबंध में समुचित शुद्ध ज्ञान था। उसके अनुसार मनुष्य के सामने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के एक के ऊपर एक ऐसे 5 स्तर होते हैं। पहला, आत्म क्षमता पूर्णतया साकार करना, आत्म सम्मान तथा स्वतत्व। तीसरा, प्रेम तथा सामाजिक संबंध। चौथा, सुरक्षा। पांचवा, शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास इत्यादि। आदर्शवादी। रुकेंगे मतलब यहीं पर। हमने सभी से बोला था कि कोशिश करेंगे कि अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, ठीक है। जब घर से बाहर हो तब कोई बात नहीं, अदरवाइज वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ये आपके लिए फुल रहेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें। देखिए पहला हम लोग ने फर्स्ट देखा फ्रायड को, सिगमंड फ्रायड को। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं एरिक्सन का विचार। एरिक्सन क्या बोल रहे हैं कि जन्म से मृत्यु तक कुछ एक प्रमुख अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें क्या क्या डेवलप होता है उस समय? एक हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ कंट्रोल की भी पावर आती है, उपक्रमशीलता में एक सिस्टम भी आता है जीवन में। फिर एक उत्पादन क्षमता जो हमारी क्रिएटिविटी है वो भी डेवलप होती है। फिर आलपोर्ट क्या बोल रहे हैं? आलपोर्ट कह रहे हैं कि मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, मतलब स्वयं सामाजिक जीवन में स्वयं से परे जाकर। कई बार होता है ना, केवल कुछ लोग अपने बारे में ही सोच पाते हैं, केवल अपने जीवन में खाने पीने की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पाते।
पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वहीं पर रहते हैं, वो उनसे ऊपर सोच पाते हैं कि हम क्या विशेष कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं जो हमारी फैमिली लाइफ को भी अच्छा रखे और हमें सामान्य से ऊपर लाकर खड़ा कर दे। तो ये आलपोर्ट बता रहे हैं अपने विचारों में कि वास्तविकता का एहसास मीन्स हुआ कि बहुत सारे लोग जीवन में रियलिटी को जल्दी फील करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत देर में फील करते हैं, लेकिन बहुत देर में फील किया तो भी नुकसान है और बहुत जल्दी रियलिटी को फील किया तो भी नुकसान है। क्योंकि एक बच्चे की तरह इस समय सभी लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि अब जो जनरेशन है वो 10 साल का भी बच्चा होगा, उसके अंदर कुछ ऐसे मेच्योरिटी वाली चीजें आपको दिख जाएगी जो लगेगा कि हम लोग अपनी एज में इतनी चीज तो 20 में भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तो सोशल मीडिया का प्रभाव हो गया और उनके हाथ में गैजेट्स हैं पूरे टाइम बच्चों के, तो बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए। तो बच्चा यदि अपनी उम्र से पहले बड़ा हो जाए, ये भी एक वीक पॉइंट, क्योंकि बच्चे के विकास, बच्चे के गुण है वो बढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे के अंदर बड़ों की चीजें डेवलप होने लगे अर्ली एज में, तो ये क्या है, ये वीक पॉइंट्स है जो हमारे वीक सिम्टम है, जो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं बच्चे के व्यक्तित्व में कमजोरी दिखा रहे हैं। फिर आते हैं दूसरी तरफ, एक दूसरा पक्ष है कि एक व्यक्ति 20, 25, 30, 35 की तरफ जा रहा है, उसके अंदर कोई मेच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये भी यहाँ पर वीक पॉइंट है कि एक टाइम हमारे पास ऐसा हो जब हमें रियलिटी फील हो कि हम अच्छा करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, गलत करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, और हम कोई डिसीजन लें तो कैसा दूरदृष्टि वाला डिसीजन होना चाहिए जो हमारे आज और कल दोनों समय को रिकवर कर रहा हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारी क्षमताओं को, हमारी कैपेबिलिटी को दिखाती है कि हम, हमारी जो परवरिश हो रही है, जो हमारा पालन पोषण है वो कैसा है। यदि बच्चा अपने टीन एज तक आते आते उसके अंदर बचपन वाली चीजें हैं जो बच्चों के अंदर गुण दिखे, और कम से कम बिफोर टीन तो ये दिखना ही चाहिए कि 12 इयर्स तक बच्चों में बचपन दिखना चाहिए। यदि 12 इयर्स बिफोर टीन बोला जाता है 12 इयर्स को, कि बच्चे में बचपन नहीं दिख रहा है, बच्चे में बचपन वाली चीजें नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर बच्चा कुछ ऐसा है जो उसके जीवन को ठीक नहीं रखेगा। तो ये क्या है, अलर्टनेस के सिंबल है जहां हमें अलर्ट होना, क्योंकि हमें लोगों को लगता है हर चीज को इग्नोर करें कल ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता है, परिस्थितियां धीरे धीरे गंभीर होती है। तो क्या, क्योंकि जो कुछ बच्चे में निर्माण होना है वो कब तक हो जाएगा, बस टीन एज में हो जाएगा। तो वहां तक क्या करना है, फिर बच्चों को एज अ फ्रेंड टैकल कीजिए, तो धीरे धीरे सुधार आएगा बच्चों में। अब देख रहे हैं मैस्लो के जो विचार है उनको देखते हैं। मैस्लो क्या है, जो मनोवैज्ञानिक मैस्लो है, इनकी बहुत सारी चीजें हैं तो ये बाहर के ही, लेकिन इनकी बहुत सारी इंडियन विचार इंडियन फिलोसफी से मैच करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, आत्म क्षमता पूर्णतया साकार करना, मतलब जो अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से विकसित करना, एक बच्चे के अंदर जो उसका पोटेंशियल हो उसको विकसित करना। दूसरा है आत्मसम्मान। बच्चे के अंदर ये आत्मसम्मान किसके, जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम नहीं करता है, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो दुनिया में ना तो किसी से प्रेम करेगा और ना किसी की रिस्पेक्ट। अभी हम लोग क्या समझ के चलते हैं कि अपने से प्रेम नहीं करना है, दुनिया से प्रेम करना है। ठीक? अपने को आशीर्वाद नहीं देना है, दुनिया से आशीर्वाद मांगना है। अपने को सम्मान नहीं देना है, लोगों से सम्मान मांगना है। होना क्या चाहिए, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना, अपनी बॉडी की, अपने थॉट्स की, अपने जो हमारे आसपास हमारे सामान है उनकी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। दूसरा, अपने को ब्लेसिंग्स देना आना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, इस काम को हम करेंगे, इसमें सफल होंगे। यदि वो सही तरीके से आप अपने को ब्लेसिंग्स करना सीख गए तो ये बच्चों को भी सिखा देंगे। और जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट करना समझ गया, सीख गया, अपने को प्यार करना सीख गया, तो वो व्यक्ति जीवन में कितने भी अप्स एंड डाउन आ जाए वो सर्वाइव कर सकता है। और जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं, लोग, हम लोग फीमेल की मोस्टली क्या प्रॉब्लम है, वो यही बोलते हैं हम पूरा जीवन इनके लिए करते रहे, घर के लिए करते रहे, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो किसने आपसे कहा था कि इतना कम हो जाएगा?
करना है, लेकिन पहले अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप को प्यार करना है, फिर सबके लिए सही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद में जिसका पेट भरा होता है वही दूसरों की भूख को समझ पाता है। जब आपको ही नहीं पता है कि भूख लगने पर और पेट भरने पर क्या फीलिंग आती है, तो दूसरों के बारे में आप क्या समझेंगे? ठीक, तो पहले जो व्यक्ति अपने को प्यार करता है वही दूसरों को भी प्रेम कर सकता है। जो अपने को सम्मान करना जानता है वही दूसरों को भी सम्मान देगा, और जो व्यक्ति अपने को ब्लेसिंग्स देना जानता है वही दूसरों को भी ब्लेसिंग दे सकता है। तो ये सब क्या है, ये मैस्लो के थॉट पैटर्न में, और ये बिल्कुल रियलिटी ऑफ लाइफ में। इसके बाद में प्रेम तथा सामाजिक संबंध। प्रेम किससे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लव आवरसेल्फ देन अदर्स। फिर है सुरक्षा। सुरक्षा का मीन्स है कि हम पहले मेंटली सुरक्षित हैं, क्योंकि कई बार लोग, पूरी बिल्डिंग है, सब कुछ बंद है, लेकिन मेंटली सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें मेंटली फियर से बाहर आना है कि हम जो कर रहे हैं वो ऐसा काम करें कि हमें मेंटल फियर कभी लगे। आप किसी को चीट ना करें तो आपको मेंटल फियर कहाँ से आएगा? आप किसी की चीज लेकर उसका गलत इस्तेमाल ना करें तो मेंटल फियर कहाँ से आएगा? आप किसी को गलत शब्द ना बोले तो मेंटल फियर आएगा ही नहीं आपके पास। तो मेंटल फियर ना आए इसके लिए हमें करना क्या है ये पता होना, क्योंकि हमें पता ही नहीं। जब मेंटली हम बच्चा फियरफुल कंडीशन में होता है तो बच्चा क्यों फियरफुल कंडीशन में है? आप दूसरों के साथ गलत करेंगे तो आपका बच्चा फियरफुल कंडीशन में नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसलिए क्या दूसरों के साथ बिहेव करना है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास रिटर्न होकर आ। तो यदि हमें सुरक्षा की भावना चाहिए तो कोई ऐसा काम नहीं करना है कि दूसरे लोग हमसे अनावश्यक भयभीत, अनावश्यक हमसे परेशान। अपने से नहीं करो, बाकी उसकी अपनी जर्नी है, वो क्या कर रहा है वो उसका मैटर। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमें सुरक्षित करती हैं। बहुत सारे लोग खुले रोड पर सो रहे हैं, सड़क पे लेटे हुए, वो डरते नहीं है। और बहुत सारे लोग बिल्डिंग में 10 तरफ से बंद है घर, फिर भी डर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं? जो मेंटली फियरफुल कंडीशन में। फिर हम फिफ्थ नंबर है शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। तो हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पहले पूरा करना है। तो मूलभूत आवश्यकता में यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ पर कुछ चीजें नोट करेंगे। भूख, प्यास, नींद। नींद भी इसी का पार्ट है। ये क्या है? ये हमारी मूलभूत। और एक और पार्ट है जो फोर्थ नंबर का है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक सृजन करना। मतलब जो शादी विवाह है वो सब इसी से कनेक्ट होंगे। ये शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं के पार्ट है जो हमारे जीवन में जिनका होना आवश्यक है। चलिए पढ़ेंगे मधु जी आगे। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन भी है तो नोट कर लेंगे, लास्ट में पूछ लेंगे। जी, पांचवा है आदर्शवादी विचार। मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की असफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है। यह विचार मानव को अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि से देखता है। इस श्रेणी में प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रोजर आते हैं। मैस्लो मनुष्यों के क्या बोला तो किसी और को दे दें। हेलो, ये प्रदीप कुमार जी कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज माइक को म्यूट करेंगे क्योंकि आवाजें आ रही हैं। कुछ पूछ रहे हैं तो हैंड रेज करेंगे, या फिर प्रदीप कुमार जी फिर माइक म्यूट करेंगे क्योंकि वॉइस क्लैश हो रही है एक दूसरे की, क्लियर नहीं आ रही है। हेलो प्रदीप, एक मिनट, जो मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज प्रदीप कुमार जी का माइक म्यूट कर दीजिए। जो भी मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए प्रदीप कुमार जी का, क्योंकि शायद वो सुन नहीं पा रहे मेरी वॉइस। पढ़ेंगे मधु जी आगे। जी, मैस्लो मनुष्यों के स्व प्रकटीकरण और स्वत्व विकास
की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वयं में निहित सुप्त क्षमता विकसित कर अपनी एक वास्तविक पहचान बनाता है। इस प्रकार वह एक विशेष स्वतंत्रता का उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से सामान्य कहलाता है। उसका व्यवहार सामान्य होगा। एक आदर्श जीवन शैली। WHO के अनुसार सकारात्मक अच्छा क्रियाकलाप ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से हमारा दृष्टिकोण रोगों की कमी के बजाय एक आदर्श के संबंध में है। कोर्चिन के शब्दों में सामान्यतया मूल्यों से बचना न तो संभव है और न तो वांछित। ऑफर और सबरीन ने मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में सामान्यतया के विषय में बतलाया। कोर्चिन ने सामान्यता का निर्धारण इन 5 कसौटियों पर किया है। पहला, स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। मधु जी 1 मिनट रुकेंगे। ये जो मूल्यों से जी। लिखा हुआ, मूल्यों से बचना ना तो संभव है और ना तो वांछित है। वांछित। मूल्य क्या है हमारे, जो जिन्हें हम एथिक्स बोलते हैं, मॉरल वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है, वो मूल्य जैसे सच बोलना, स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, रिस्पेक्ट जी। टू एल्डर्स, दूसरों का सम्मान करना, ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे। और दूसरा, नॉन वायलेंट, किसी की हिंसा ना करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमारे मॉरल वैल्यूज है। तो मॉरल वैल्यूज से को ना तो हम हटा सकते हैं और ना ही अपने जीवन को उससे अलग रख सकते हैं। तो वो मॉरल वैल्यूज, क्योंकि मॉरल वैल्यूज यदि हमारे जीवन से हट गए तो हम क्या नहीं कहलाएंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे। मॉरल वैल्यूज यदि हमारे जीवन से हट जाए तो क्या नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग हम लोग नहीं कहलाएंगे, मनुष्य तो नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए मॉरल वैल्यूज का होना क्या है, आवश्यक है। अब वो जो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनको हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ेंगे मधु जी। स्वास्थ्य पहला है, स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ बीमार न होना या रोग का अभाव है। यदि व्यक्ति में कोई गंभीर विकृति नहीं है तो व्यवहार को सामान्य माना जाता है। ऑफर व सबरीन के अनुसार यह श्रेष्ठ या आदर्श की स्थिति में नहीं बल्कि केवल पर्याप्त की स्थिति को इंगित करता है। उक्त प्रकार से सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति स्वस्थ है तथा समाज से समायोजन करके चलते हुए मानसिक आरोग्यता प्राप्त करता है। दूसरा, आदर्श की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। कार्ल रोजर्स के अनुसार पूर्णतया क्रियाशील व्यक्ति तथा आलपार्ट का परिपक्व व्यक्तित्व आदि इस आदर्श के विविध रूप हैं। फ्राइड के अनुसार सामान्यता एक आदर्श कल्पना है। दूसरे में प्रत्येक विचारक के लक्षण अपने अपने मूल्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होने से ये आदर्श या उपचार की प्रक्रिया लक्ष्य प्रदान करता है। इस विचार से मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है। थर्ड, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से औसत की सामान्यता। सांख्यिकी के अनुसार जो औसत है वही सामान्य है तथा औसत से अधिक या कम असामान्य होता है। उदाहरण अनुसार बुद्धि लब्धि का मध्यमान औसत 100 है। 100 से कम 80 व 100 से अधिक 120 तक सामान्य बुद्धि तथा 100 से कम व 50 व 100 से अधिक 150 तक असामान्य कहा जाएगा। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से सही व उपयोगी है, क्योंकि यह व्यक्ति के गुणों के वास्तविक अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है। अब रुकेंगे, आपको ये समझ आया होगा कि असामान्य लिखा है, ये क्या है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लगभग सबने सुना होगा, IQ लेवल। IQ लेवल सुना है सभी ने वर्ड, ठीक है, कि इनका बुद्धि का जो स्तर है वो किस कहाँ
बच्चों का आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टीम दिलाई जाती है जो काउंसलिंग सेशन होते हैं वहां पर। तो इसमें क्या है कि जब कोई किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 100 है, इसका मतलब ऐसा बच्चा एवरेज स्कोर गेन करेगा, एवरेज स्कोर गेन करेगा, सामान्य काम करेगा। किसी व्यक्ति का आईक्यू जो है 100 से कम 80 पे है, मतलब 100 से 80 के अंदर आ रहा है, वो और अंडर एस्टिमेट होगा और कम काम करेगा, मतलब शरीर से सब ठीक है लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा में अपने मन से कुछ नहीं करेगा, जितना बता दिया गया उतना काम करेगा। फिर जो 80 टू 100 है वो एवरेज स्कोर में जा रहे हैं, और जो 100 टू 20 है ये किस में जा रहे हैं, टैलेंटेड पर्सन। ये क्या है, टैलेंटेड लोग हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए बने हुए, वो किस में जाते हैं, 100 से 120। और जो 100 से 50 में, तो ये 100 से 50 वाला जो दिया हुआ है वो गलत इसमें दे दिया गया है। तो इसको बस हम ऐसे बता रहे हैं कि जो बच्चे 50 के आईक्यू लेवल में आते हैं ये सब मेंटली रिटायर्ड बच्चे, सब मेंटली रिटायर्ड। और 50 से नीचे चले जाए तो ये बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अपने टॉयलेट और स्टूल पास करने का भी अंदाजा है, जो नीचे। और 50 से जो 60 के अराउंड जा रहे हैं ये सब क्या, मेंटली रिटायर्ड बच्चे सभी। और जो 50 से और नीचे जाएंगे तो उनकी और पुअर कंडीशन है। लेकिन 50 टू 70 की रेंज में जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उनको साइकोलॉजी में बहुत सारी थेरेपीज हैं, उनके थ्रू उन्हें मैनेज किया जा सकता है। फिर जो हमारा 100 में से जो हमारा 120 से 50 का स्कोर है ये सब जीनियस। जीनियस का मीन्स होता है ये वो व्यक्तित्व होंगे जो विशेष करने के लिए आए हैं धरती पर, स्पेसिफिक करने। अब कोई अंबानी सब तो नहीं बन जाते हैं, टाटा बिरला अंबानी सब तो नहीं बन जाते, उसी रेंज में लोग, ठीक है, जो 50 वाले में जा रहे हैं। IAS PCS PM ये जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है वो कहाँ जा रहे हैं, 150 के रेशियो में जा रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल है। अब 50 के रेशियो में वो जा रहे हैं जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे। अब 50 से नीचे जाएंगे तो ऐसे बच्चों को पूरे उम्र भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये है इसका, ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ा है थर्ड में, आईक्यू लेवल देखा है। अब हम लोग एक मिनट देख लेते हैं। आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कल इसको हम कंप्लीट करेंगे आगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास में वो पूछ, कोई भी एसएससी जो पढ़ रहे थे वहां किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट में पूछ, फिर कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या तो सब समझ में आ गया, दो ही चीजें हैं। जब कोई कुछ ना पूछे तो या तो सब समझ में आ गया है, ठीक है मैम, हाँ बोलेंगे साधा जी। जो शारीरिक मूलभूत जो कहते हैं, जो जैसे भूख, प्यास और नींद, और क्या है आगे, क्या है कि इसको हमने बोला था जिसे नॉर्मल शब्दों में बोलेंगे वो सेक्स से रिलेटेड आएगा, या तो सृजन का दौर जो शादी विवाह होते हैं, नई संतानों को जन्म दिया जाता है, वो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के पार्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया है। अब आपका एग्जाम ही बताएगा कि आपने क्या किया है। जब पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमने कहानी सुनी है, और क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब हमने ध्यान से पढ़ाई। ठीक है, चलिए अब आए क्वेश्चन तो ये आपका पार्ट है तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं आएंगे तो फिर हमने प्रॉपर पढ़ा दिया। तो कल हम लोग आगे देखेंगे, और एक बार आप लोग डेली एक रिवीजन ले लिया करिए PDF का, ताकि आपको लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और इसमें कुछ पूछना है तो उसको पूछ लें। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठ शान्तिर्भवतु. Now rub your palms. Touch your eyes. Open your eyes. सबको प्रणाम. शुभ रात्रि.